हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो झारखंड जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, जिसके लेखक डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर हैं। इसमें हम लोग झारखंड का इतिहास में पार्ट 1 देख चुके थे। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 में मध्यकाल में झारखंड इसको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। आगे देखते हैं महामाया मंदिर जो गुमला में है। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। आगे देखते हैं हम लोग टांगीनाथ का मंदिर। इसमें देखते हैं यह जो मंदिर है गुमला जिला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ देखते हैं। यह रजरप्पा जो रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। इटखोरी जो चतरा में है। झारखंड के इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया। उत्तर मध्यकाल देखते हैं। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी तबीयत अभी भी सही नहीं है, इसलिए मैं पर डे वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जैसे भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है मैं लेट करके या किसी तरह बैठ करके मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब हम लोग देखते हैं उत्तर मध्यकाल में बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं हम लोग। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपनी सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नेक्स्ट है नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। चाई चंपा कहाँ है? तो हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। तो यहाँ तक जो है आ चुका था। आगे देखते हैं। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। आगे देखिए, मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौर के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा यानी कोडरमा में जो है सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा यानी कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। लोधी वंश देखते हैं। लोधी वंश ने सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। आगे देखते हैं।
लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति गजपति वंश का संस्थापक उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। आदिल शाह द्वितीय जो बीजापुर का शासक था, इसके बारे में देखते हैं। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झारखंडी सुल्तान किन्हें कहा जाता है? तो खान देश का जो शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय था, जिसे आदिल खान द्वितीय भी कहा जाता है, ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः इसे जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें हम लोग। शेर शाह अब जो अफगान शासक था, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी जो राजमहल क्षेत्र में है की नाकाबंदी की थी। शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल जो झारखंड में है के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिखों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। हुमायूं 1530 से 1556 तथा 1555 से 56। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं भरकुंडा जो रामगढ़ में है तक पहुंच गया था। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। शासनकाल का पूर्वार्ध जो 1556 से 76 है एवं शासनकाल का उत्तरार्ध जो 1576 से 1605 ईस्वी है। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन जो है स्थापित किया। अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध अफगानों पर विजय। अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, बझौरा भूगुलमारी की लड़ाई बालासोर उड़ीसा के पास है के बाद जुनैद कर्रानी दिल्ली सल्तनत के बिहार जाने के क्रम में रामपुर जो वर्तमान में रामगढ़ में है में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई थी। अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन। छोटा नागपुर खास का नागवंश। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने के लिए या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग सामरिक कारण, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक कारण, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कारण आदि थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुग खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान 1590 से 92 ईस्वी में मुगलों का साथ दिया। पलामू का चेरो वंश के बारे में देखते हैं। 1589 ईस्वी में राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को
राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सिंहभूम का सिंह वंश 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पोरहाट में सिंह वंशी राजा रणजीत सिंह का शासन था। मान सिंह ने इस दौरान रणजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में ही मान सिंह ने राजमहल जो साहिबगंज में है को बंगाल की राजधानी बनाया। 1592 ईस्वी में जो है मान सिंह ने राजमहल जो साहेबगंज में है को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने परकोटा, ऊंची चार दीवारी व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। मानभूम व हजारीबाग के राजवंश के बारे में देखते हैं। 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई। जहांगीर के शासनकाल को देखते हैं। 1605 से 1627 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां शाहजादा खुर्रम जिसे कहा करते थे के राजमहल आगमन से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया है। उसके बाद देखते हैं जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इस पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरा का शासक जो है दुर्जन साल मधुकरण शाह का जो उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां जो नूरजहां का भाई था को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा यानी झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। आगे देखते हैं हम लोग। इस दौरान इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरों के प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक 1615 से 1627 ईस्वी तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खान को फात जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मनसबदार बनाया गया। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक ही हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। इन हीरों को परखने के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुलाया गया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया तथा उसका राज्य वापस कर दिया। इसके बाद दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। पलामू का चेरो वंश के बारे में देख लेते हैं। 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खान ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेर वंशी शासक अनंत राय था, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़के आजम जीटी रोड पर चौपारण हजारीबाग तक कर लिया। आगे देखते हैं। सहबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। सहबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिससे मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर ने
जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया। अब देखते हैं खुर्रम शाहजहां का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। आगे देखते हैं खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल पर अधिकार कर लिया। बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। आगे देखते हैं शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंहवंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी को कोकरा आया तथा 1644 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दोईसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रहा। दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोखा दर्शन की भी व्यवस्था थी। दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहा। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी जो था ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार करके संधि कर ली। पलामू का चेरो वंश के बारे में देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय सहवल राय का जो उत्तराधिकारी था, यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को 1,36,000 रुपये कर दिया, जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणामस्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार किया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुगल शासक को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया। 1643 ईस्वी में शाहजहां ने इत्तिकाद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। इत्तिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1 लाख रुपये व 1 हाथी देने के अतिरिक्त साथ पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इत्तिकाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपए की सालाना मालगुजारी तय कर दी। आगे देखें, पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, सिंहभूम का सिंहवंश। शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अन्य क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखें। शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया।
शाह शुजा शाहजहाँ का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब के शासनकाल को देखते हैं, जो 1658 से 1707 ईस्वी तक किया। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश देखते हैं। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह, जो 1640 से 90 तक शासन किया, और राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी तक औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी के मदन मोहन मंदिर बोड़िया रांची का निर्माण कराया। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक बार ही मुगल आक्रमण हुआ, जिसे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय के रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोयसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। इस फाटक को नागपुर का दरवाजा कहा जाता है। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा, सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा और सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राम शाह ने अपने पुत्र ऐनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी 2 बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। आगे देखते हैं पलामू का चेरो वंश के बारे में। औरंगजेब के शासनकाल में के प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय 1658 से 74 ईस्वी तक किया। सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण कर लूटपाट भी करता था। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने और मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजा। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले चतरा पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चून राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इससे नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय यानी चून राय के भाई ने चून राय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 ईस्वी को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। दाऊद खान ने संधि के इस प्रस्ताव की सूचना औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोगों ने मुगलों के एक काफिले को लूट लिया। इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ गया। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकारने और एक निश्चित दर से कर देने यानी टैक्स देने के लिए प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने देने का प्रस्ताव था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध की घोषणा कर दी। औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसमें अंग्रेजों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की सेना कमजोर पड़ने लगी। मेदिनी राय ने किले से कीमती सामान देकर महिलाओं और बच्चों को जंगल में भेज दिया तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण ली थी।
इस प्रकार पुराने व नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरों ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख शफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। दाऊद खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों का माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा, मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। आगे देखते हैं। 22 अगस्त 1666 ईस्वी को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासनकाल का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय 1674 से 80 ईस्वी तक, दिकपाल राय 1680 से 97 ईस्वी तक एवं साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी तक शासन रहा। अन्य क्षेत्रीय राजवंश देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छय, केंदी और खड़गडीहा थे। इनमें रामगढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय व इसके बाद 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दी, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडीहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। आगे देखते हैं। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडीहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। ये रिपीट हो गया लाइन। आगे देखते हैं। कुंडा राज्य चतरा में जो है कुंडा राज्य, चतरा की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से रक्षा हेतु बाबलतार, पीमभूरी, बरवाडीह व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की। केंदी राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित है, जिसके पूर्व में छय राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695-96 में मिदनापुर, जो बंगाल में है, के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था। अन्य तथ्य देखते हैं। पाल शासकों के काल में झारखंड के बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। आगे है। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकरह के नागवंशी शासकों को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदारे खां अल्लामा यानी हीरो के खान का मालिक से संबोधित किया गया है।
अब झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह आपको जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जो भी झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जैसे सहायक आचार्य भी हो गया, इन सभी के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।